नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं रंग दे बसंती। शुरू में आपने जो ये वीडियो देखा, ये वीडियो पिछले दिनों अमेरिका में हुए नस्लभेदी दंगों के दौरान का है। आप सोच रहे होंगे इस वीडियो से भारत का क्या लिंक है, तो हम बता दें कि इस वीडियो को एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया यानी खुद को मानवाधिकारों का रक्षक बताने वाले एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के पूर्व कार्यकारी निदेशक आकार पटेल ने 31 मई की दोपहर को अपने ट्विटर हैंडल से शेयर करते हुए लिखा था कि दलितों, मुसलमानों, आदिवासियों और महिलाओं की तरफ से भारत में भी ऐसे प्रदर्शन की जरूरत है। ये प्रदर्शन दुनिया के ध्यान खींचेंगे। यानी चुपचाप भारत के लोगों को दंगे के लिए उकसाना उनका ध्येय था। इसके लिए उनके ऊपर 2 जून को बेंगलुरु के जेसी नगर पुलिस स्टेशन में एक FIR भी दर्ज की गई थी। यानी मानवाधिकार आयोग वाले अंकल और आंटियां भी भारत में होने वाले दंगों में चाहे न चाहे शरीक हो ही जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 जून की खबर का अब क्या लेना देना, तो हम बता दें कि मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने भारत से अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया है। बोरिया बिस्तर क्यों समेट लिया है और एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने अभी तक भारत में क्या क्या गुल खिलाए, एक एक करके जानते हैं। दरअसल पिछले कई सालों से विदेशी चंदे को लेकर बने नियमों को सख्त किया जाता रहा था और हजारों गैर सरकारी संगठनों पर विदेशों से चंदा लेने पर पाबंदी लगाई थी। तभी से एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के पेट में मरोड़ था। अब तो FCRA कानून ही बना दिया और एमनेस्टी के खिलाफ विदेशी चंदा लेने के कानून का उल्लंघन करने संदेह में जांच की जा रही है। इस कानून के पीछे सरकार का मकसद विदेशी चंदे लेने पर पाबंदी है। जैसा हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, विदेशी चंदों के ट्रांसफर और FCRA अकाउंट खोलने को लेकर स्पष्ट नियम और आधार नंबर देने की अनिवार्यता की व्यवस्था लागू करने के साथ साथ सरकार अब इन्हें रेगुलेट करेगी। अब इससे एमनेस्टी इंटरनेशनल घबरा गई कि अगर ऐसा हुआ तो अपना एजेंडा आगे कैसे बढ़ाएगी। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का कहना है कि उसे भारत में अपना काम रोकने के लिए मजबूर किया गया, उससे बदला लेने के इरादे से उसके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। लेकिन हम फिर भी स्थानीय स्तर पर आतंकवादियों के अधिकारों की रक्षा, मानवाधिकारों की रक्षा करना जारी रखेंगे। इसके जवाब में भारत सरकार ने कहा है कि भारत विदेशी दान से पोषित संस्थाओं को अपनी घरेलू राजनीतिक बहस में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देता है। ये कानून सभी पर बराबर लागू होता है और एमनेस्टी इंटरनेशनल पर भी लागू होगा। अब मजेदार सवाल यह है कि क्या सच में भारत सरकार एमनेस्टी इंटरनेशनल से बदला ले रही है या एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया भारत सरकार और इस देश से बदला ले रही है। तो चलो दिल्ली दंगों से शुरू करते हैं और पीछे के इनके कार्यों से पर्दा उठाते हैं कि कौन सही है और कौन गलत। असल में अगस्त महीने में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने उत्तरी पूर्वी दिल्ली में फरवरी में हुए जो दंगों पर कहने को अपनी एक स्वतंत्र जांच रिपोर्ट जारी की थी। ये रिपोर्ट कितनी स्वतंत्र थी, रिपोर्ट खुलकर खुद ही सुना रही है। रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस पर दंगे ना रोकने, उनमें शामिल होने, फोन पर मदद मांगने पर मना करने, पीड़ितों को अस्पताल तक पहुंचने से रोकने, खासतौर पर मुसलमान समुदाय को उनके साथ मारपीट करने जैसे संगीन आरोप इस रिपोर्ट में लगाए गए थे। सबसे बड़ा आरोप यह था कि जब मुस्लिम समुदाय द्वारा दिल्ली पुलिस के आपातकालीन 100 नंबर पर फोन किया गया, या तो किसी ने फोन उठाया नहीं या फिर पलटकर यह कहा आज़ादी चाहिए थी ना, अब ले लो आज़ादी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इसमें सबसे पहले 15 दिसंबर 2019 के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में दिल्ली पुलिस के नागरिकता संशोधन कानून CAA के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मारपीट और उनका यौन उत्पीड़न किया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। इनकी रिपोर्ट देखिए। इसके जवाब में दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट का खंडन करते हुए अखबार द हिंदू से कहा था कि एमनेस्टी की रिपोर्ट एक तरफा, पक्षपाती और विद्वेषपूर्ण है। यानी रिपोर्ट फंडिंग है, क्योंकि जो एमनेस्टी कह रही है वही खबर पाकिस्तान के अखबार, अरब का अल जजीरा चैनल और भारत विरोधी सभी चैनल पहले ही छाप चुके थे या कह चुके थे। किसी की भी रिपोर्ट में हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या, IB के कांस्टेबल अंकित शर्मा को 400 बार चाकू से गोदने समेत किसी भी हिंदू या सरकार के पक्ष की बात नहीं लिखी थी। केवल इतना भर नहीं, पिछले साल जब कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, मानवाधिकार आयोग, जिसका इससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा विरोध इन लोगों के द्वारा ही किया गया था। गिरफ्तार किए गए उत्पाती नेताओं, कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय मंचों पर मुद्दा इन्हीं लोगों ने बनाया था। यही नहीं, साल 2016 के अगस्त में एमनेस्टी इंडिया के खिलाफ देशद्रोह का मामला भी दर्ज किया गया था कि उसके एक कार्यक्रम में भारत के टुकड़े टुकड़े करने के नारे लगे हैं। सिर्फ इतना ही क्यों, बाटला हाउस एनकाउंटर पर भी, जिसमें 2 आतंकी मारे गए और दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हुए थे, तब सोनिया गांधी तो आतंकियों के लिए रोई थी। साथ ही मानवाधिकार समूह भी इस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहा था।
इसके अलावा आतंकी इसरत जहां एनकाउंटर, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया खूब रोया। सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर पर एमनेस्टी इंडिया रोया। रोहित वेमुला की आत्महत्या पर सिसका। अखलाक पहलू खां की हत्या, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने विश्व भर में भारत में बढ़ती असहिष्णुता का ढोल बजा। लेकिन जब मुंबई ब्लास्ट में सैकड़ों लोगों के हत्यारे याकूब मेनन को फांसी पर चढ़ा गया तो एमनेस्टी इंडिया और 40 लिब्रांडो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पूरी रात बैठे रहे थे। तब किसी ने इनमें से एक ये सवाल नहीं पूछा कि जब आतंकवादियों के मानवाधिकार है तो आतंकी हमलों में मरने वाले मासूम लोगों के मानवाधिकार पर ये लोग कहाँ रहते हैं। शायद यही कारण है कि साल 2016 में रूस ने एमनेस्टी इंटरनेशनल रसिया का झोला उठाकर देश से बाहर फेंक दिया था, क्योंकि इन्हें सिर्फ आतंकियों और मुस्लिमों के मानवाधिकार दिखाई देते हैं। कश्मीर में पत्थरबाजों के मानवाधिकार दिखाई देते हैं, लेकिन सैनिकों के नहीं। अप्रैल 2017 में पत्थरबाजों से खुद को बचाने के लिए सेना की जीप पर बांधकर घुमाए गए मानव कवच फारूक अहमद डार के लिए एमनेस्टी इंडिया ने 10 लाख रुपए के मुआवजे की मांग सेना से की थी। तब सैनिकों के बच्चों ने सवाल पूछा था कि क्या कश्मीर में पत्थरबाजों के ही मानवाधिकार होते हैं, सैनिकों के नहीं? भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी इनका यही हाल है। पाकिस्तान में जुल्मों का शिकार हुई एक हिंदू लड़की रिंकल का मामला अमेरिका की संसद तक गूंजा था, लेकिन एमनेस्टी को रिंकल की चीख सुनाई नहीं दी थी। शायद तभी लोग बहरे हो गए थे। नतीजा, रिंकल अब फरियाल के नाम से जानी जाती है और जबरदस्ती के पति नवीद शाह के साथ रहने को मजबूर है। जबकि उसी दौरान पाकिस्तान के अंदर करीब 47 हिंदू लड़कियों का रेप आदि के बाद धर्म परिवर्तन करा दिया गया था, लेकिन इन मामलों पर इनका मानवाधिकार मर गया था। एमनेस्टी का अन्य देशों में भी जानबूझकर हस्तक्षेप करने का लंबा रिकॉर्ड रहा है। ये हमेशा राष्ट्रों को कमजोर करने वाला एक राजनीतिक उद्देश्य वाला संगठन रहा है। 60 के दशक में ब्रिटेन में एमनेस्टी इंटरनेशनल का जन्म हुआ और धीरे धीरे इसका फैलाव कई सालों तक अपने उद्देश्य की पूर्ति करने एमनेस्टी साल 2000 में लिबरल वामपंथी अराजकवादियों के हाथ चली गई। ये लोग इसका इस्तेमाल आतंकियों की रक्षा करने में लग गए। ये हम नहीं, बल्कि अवार्ड वापसी गैंग की सरगना जवाहरलाल नेहरू की भांजी नयनतारा सहगल की बेटी गीता सहगल ने संस्था से अलग होकर साल 2010 में कहा था कि संस्था वैचारिक रूप से दिवालिया और महिला विरोधी हो चुकी है, सिर्फ सेलेक्टिव मुद्दों पर ही बोलती है। यही कारण है कि नक्सली हो या वामपंथी, लिब्रांडो हो या शांतिदूत, सब इस संस्था को अपना रक्षक मानते हैं। माने भी क्यों ना, क्योंकि मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल नसरुद्दीन शाह का इंटरव्यू लेती है, जिसमें नसरुद्दीन कहता है कि भारत में नफरत और जुल्म का बेखौफ नाच चल रहा है और जो इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं उनकी आवाज़ को दबा दिया जा रहा है। इसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया कहती है कि नसरू जी, हम भी यही कह रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जम्मू का कठुआ कांड तो याद होगा। जब इस कांड के बाद कानून बना कि अगर कम उम्र की लड़की के साथ रेप होता है तो दोषी को फांसी दे दी जाएगी। इसके ठीक बाद एमनेस्टी ने आर्टिकल छापा और उसमें लिखा, अगर ये कानून बन गया तो इससे देश के मुसलमानों को दिक्कत होने लगेगी। मतलब हिंदू करे तो रेप और ये करे तो शरीयत का हिस्सा, इन्हें दिक्कत ना हो। कमाल का दोगलापन लेकर एमनेस्टी भारत से झोला उठाकर चली गई। अब इसके बच्चे फिर रोएंगे, फिर विलाप होगा, फिर लोकतंत्र की हत्या, फिर संविधान पर खतरा बताया जाएगा, क्योंकि शांति दूतों की अम्मी जो चली गई। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि हकीकत लोगों को पता चले। हम आपसे सिर्फ यही सहयोग चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।